Have a good time, लवंगली स्टूडेंट्स। पिछले दिनों हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। आज नया टॉपिक सिंथेसिस लेकर के आए। इसको संश्लेषण, विश्लेषण या साहित्यिक भाषा में हम एकीकरण कह सकते हैं। बच्चों, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर इसमें या तो एक सिंपल सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। आज हम लोग सीखेंगे कि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसके कई मेथड्स हैं। उनमें से एक आज हम टॉपिक लेंगे पार्टिसिपल द्वारा दो वाक्यों को जोड़ना। पार्टिसिपल द्वारा दो वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना। तो सबसे पहले हम बच्चों जानना चाहेंगे कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। इसको कोई बच्चा डिफाइन कर सकता है? मीनिंग के आधार पर वाक्य 5 तरह के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। वहीं स्ट्रक्चर, संरचना या रचना के आधार पर वाक्य 3 तरह के होते हैं: सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। हमने कॉम्प्लेक्स को इसलिए रखा है, कॉम्प्लेक्स की एक मीनिंग जटिल होती, कठिन। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर हम देखा जाए, सरल और डिफिकल्ट की डिफिनेशन तो बच्चों बता चुके हैं। जो हमें आता है, समझ में आ जाता है आसानी से, वो सरल है। और जो समझने में थोड़ी सी कठिनाई होती, वही डिफिकल्ट है। जो चीज़ आपको आसानी समझ में आती, दूसरे को नहीं समझ में आती, वो उसके लिए डिफिकल्ट। तो अगर देखा जाए, इनमें कंपैरिजन किया जाए, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस थोड़ा सा ज़्यादा कठिन। उसके 3 पार्ट हो जाते हैं: नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास। और ऐसा माना जाता है कि इंटर क्लास में अगर बच्चे को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना आता है तो लगभग उसकी ग्रामर क्लियर। हाई स्कूल पढ़ते समय अगर बच्चे को नॉन फाइनाइट्स, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगर ज्ञान है, तो इसका मतलब है कि बच्चे ने ग्रामर डीप स्टडी की। तो यहाँ पर हम सिंपल सेंटेंस की डिफिनेशन जानना चाहते थे बच्चों। अभी डाउट्स है सभी के माइंड में। आई विल टेल यू। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फिनिट वर्ब या फाइनाइट वर्ब कह सकते हैं, फाइनाइट वर्ब होती है। ये फिनिट वर्ब क्या होती है या फाइनाइट वर्ब क्या होती है? वह वर्ब जो कर्ता के अनुसार प्रयोग की जाती है, जिस पर टेंस का प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है टेंस के आधार पर, सब्जेक्ट के अनुसार उसमें कुछ परिवर्तन होता है, वो फाइनाइट वर्ब होती है। और दूसरी नॉन फाइनाइट्स वो होते हैं जिन पर ना तो कर्ता का फर्क पड़ता है और ना ही सब्जेक्ट, ना ही कर्ता का फर्क पड़ता है, ना ही टेंस का, ना ही सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है और ना ही टेंस का फर्क पड़ता है। ये कौन सी वर्ब है, इनके बारे में हमें जानना जरूरी होगा, क्योंकि जब हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, कंपाउंड में और कॉम्प्लेक्स में क्या अंतर है? अब कंपाउंड में जब हम जोड़ते हैं दो सेंटेंसेस को आपस में, तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं।
और कॉम्प्लेक्स में सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। साधारणतः सिंपल सेंटेंस में जोड़ने के लिए कंजक्शन का प्रयोग नहीं होता, प्रायः नहीं होता, अपवाद हो सकता है, इट में भी कंटिन्यूएशन में होता है, अपवाद के तौर पर आप कह सकते हैं। तो ये नॉन फाइनाइट्स को हम डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं। ये वही वर्ब हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देते हैं किसी भी वर्ब में कि उन पर ना तो टेंस का फर्क पड़ता है और ना ही सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है। और ये होता है क्या है बच्चों, इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच इसलिए कहते हैं। अब देखिए, पहले जब हम किसी वर्ब से पहले टू जोड़ देते हैं, टू प्लस वर्ब, अब जब टू लग गया तो वर्ब बेस फॉर्म में आए, मेन उसका मूल रूप जो है उसमें आए, और इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव, ओके। और दूसरा, जब किसी वर्ब में हम आई, फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगती, सेकंड और थर्ड में नहीं लगती बेटा, तो इसको हम कहते हैं जीरेंड। क्या कहते हैं बेटा, जीरेंड। और अगला वर्ब प्लस आईएनजी, इसको हम पार्टिसिपल कहते हैं, ओके, पार्टिसिपल कहते हैं। अब देखिए इन्फिनेटिव को देखिए, इन्फिनेटिव है क्या, टू प्लस वर्ब, ये काम करता है वर्ब प्लस नाउन, ओके। जीरेंड क्या है, अब आप कहेंगे जीरेंड और पार्टिसिपल दोनों में आईएनजी लगता है, अधिकांशतः टीचर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें अंतर क्या, जब वर्ब में, इसमें भी वर्ब में आईएनजी लगा हुआ, इट मीन्स जीरेंड में भी और पार्टिसिपल में, तो दोनों में अंतर क्या बच्चों, अंतर ये है कि ये वर्ब प्लस नाउन का काम करेगा, कौन, जीरेंड, लेकिन पार्टिसिपल नाउन का काम नहीं करता। वर्ब तो होता ही होता है, लेकिन ये काम करता है किसका, एडजेक्टिव का, ओके, समझ में आ गई बात। फिर से देखिए, जब किसी वर्ब से पूर्व, प्रायः जब किसी वर्ब से पूर्व टू लगा देते हैं और टू जुड़ा हुआ शब्द हिंदी में आईएनजी, हिंदी में नानी ने का अर्थ देता है, तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। जब किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और आईएनजी फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी लगाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म में ही जो लगाएंगे, क्लियर है ना। जब किसी वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं और आईएनजी जुड़ा हुआ शब्द नाने नी का अर्थ देता है, तो उसे जीरेंड कहते हैं। पार्टिसिपल आईएनजी जुड़ने से बनता जरूर है, लेकिन ये वर्ब और एडजेक्टिव का काम करता है। इनको डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहते हैं, ओके। ये बात क्लियर है, हमें पार्टिसिपल के बारे में बताना था बच्चों, इसलिए ये डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में भी आपको बताया। पार्टिसिपल, अब हम लेते हैं कि पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। पार्टिसिपल क्या है, अभी आपने देखा। पार्टिसिपल क्या है, वह वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है, उसे पार्टिसिपल कहते हैं। क्या बोला बच्चों, हाँ, वे वर्ब्स जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती हैं, उन्हें हम पार्टिसिपल्स कहते हैं, ओके। और पार्टिसिपल द्वारा दो वाक्यों को तब जोड़ते हैं जब आए हुए सेंटेंस, अब आप सिंपल सेंटेंस 1, 2, 3 जितने भी ले लें, उन सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक होता है, लेकिन फिनिट वर्ब भिन्न भिन्न होती है। पार्टिसिपल को भी डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच ही कहते हैं, वो चाहे इन्फिनेटिव हो, चाहे जीरेंड हो, चाहे पार्टिसिपल। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये वर्ब हैं, लेकिन वर्ब के अतिरिक्त दूसरा भी कार्य करती हैं। जैसे इन्फिनेटिव को मैंने बताया कि वर्ब
प्लस नाउन, जिरेंड वर्ब प्लस नाउन, और एडजेक्टिव वर्ब प्लस एडजेक्टिव का कार्य करे। इसीलिए इन्हें डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है। ओके, ये बात क्लियर हो गई। तो पार्टिसिपल बच्चों किसे कहते हैं? वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है। तो अब हम पार्टिसिपल देखेंगे। पार्टिसिपल द्वारा दो वाक्यों को जोड़ेंगे। यूज ऑफ पार्टिसिपल। ओके, अब बच्चों पहले ये तो देख लें कि पार्टिसिपल कितने तरह का होता है और ये नियम कब लागू होता है। तो सबसे पहली बात मैंने बताया, दो से अधिक जितने भी वाक्य हैं, अगर उनका सब्जेक्ट एक है तो पार्टिसिपल द्वारा आप जोड़ सकते हैं, नहीं पार्टिसिपल द्वारा वाक्यों को आप नहीं जोड़ सकते। पार्टिसिपल तो क्रिया है ना। अरे बेटा, पार्टिसिपल जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य करती है, क्रिया और विशेषण दोनों का कार्य करती है, उसे हम बेटा क्या कहते हैं? पार्टिसिपल कहते हैं। अब देख ली भाई पार्टिसिपल कितने तरह का होता है। ओके, तो पहले को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। संभल के बैठना बेटा, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बाउंसर आने वाला है अगला। पहले को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं और दूसरे को पास्ट पार्टिसिपल। बताने के बाद भी हमने कहा कि बाउंसर आएगा। चलो भाई राहुल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा क्या होगा? फ्यूचर पार्टिसिपल। क्या बात है, क्या ग्रामर पढ़ते हैं, वेरी गुड। मैंने कहा था बाउंसर आएगा। फ्यूचर होता ही नहीं, इसको क्या कहते हैं बेटा? परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है ना। ये बैठ जाइए। इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगती है बेटा, सेकंड में नहीं, थर्ड में नहीं। अब इसमें पास्ट में क्या देखेंगे कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और परफेक्ट में बेटा क्या होता है? हैविंग के साथ मेन वर्ब की MV3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ओके, ये समझ में आ गई बात? प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है और इसका यूज कब करते हैं। दो सिंपल सेंटेंसेस को प्रेजेंट पार्टिसिपल द्वारा कब जोड़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल को देखिए। हम इस तरह देख सकते हैं इसको फिगर में। ये किसको हमने V1 दिया नाम, और इसको मैंने कंसीडर किया दूसरी लाइन है जो यहाँ से प्रारंभ होती है, इसको V2। ओके, ये अगर स्थिति बनती है तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल। मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल में दो कार्य साथ साथ होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल। तब यूज कर सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। ओके, और बता ही चुके हैं कि इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। दो कार्य साथ साथ होते हैं। प्राय दूसरा कार्य पहले का प्रतिफल होता है। जो कार्य पहले होता है प्राय हम उसमें परिवर्तन नहीं, जो कार्य बाद में होता है, प्रतिफल होता है, उसको हम नॉन फाइनाइट अर्थात आप पार्टिसिपल में कह सकते हैं, पार्टिसिपल में बदल देते हैं उसको। ठीक है ना। दो कार्य साथ साथ होने का मतलब ये मत सोचिएगा बच्चों कि परेड में एक ने पैर उठाया दूसरे ने भी उठाया, एक आगे बढ़ा दूसरा बढ़ा। हमने कहा दो लड़कियां साथ साथ स्कूल जाती, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि दोनों एक ही घर में रहती, एक ही साथ पैर लेफ्ट राइट करती हुई निकली। मैंने किसी बिंदु पर, किसी पार्ट पर ऐसा देखा, चौराहे पर देखा या स्कूल के पास देखा कि वो दोनों एक साथ बैग लिए हुए आ रही थी। ऐसा भी हो सकता है। साथ साथ का ये मतलब ना समझ लेना
कि बिल्कुल एकदम एक भी सेकंड का अंतर ना हो, ठीक है ना। अब देखिए इसको एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि पार्टिसिपल द्वारा दो वाक्यों का को कैसे जोड़ते हैं। तो एग्जाम्पल आप देखिए, हमने कहा ही सा आ लायन, दूसरा ही रैन अवे विद फियर। ओके, अब पहले देखिए, इसका सब्जेक्ट ही है, इसका भी ही, यानी पार्टिसिपल यूज हो सकता है। पहली कंडीशन हमारी फिट बैठ रही। ओके, अब देखिए दो कार्य साथ साथ होना, शेर का देखना और भागना। शेर देखोगे तो वहां खड़े रहोगे, वो तुमको देखेगा, तुम उसको देखोगे, है ना? नहीं, जैसे ही देखोगे ना तुरंत भाग लेना। शेर ने देखा आपको ना तो गड़बड़ हो सकता, यही होता है मोस्टली। तो दो कार्य हुए, देखो दूसरा उसका प्रतिफल है, परिणाम है, रिजल्ट है। शेर का देखना और देखा तभी हम भागे। तो हम क्या करते हैं, जो कार्य पहले हुआ उसको आप पार्टिसिपल में बदलिए। सीइंग आ लायन, अब ये फुल स्टॉप कॉमा में बदल जाए। फुल स्टॉप किस में बदल जाए? कॉमा में। ही रैन अवे विद फियर। ओके, ये आपका पार्टिसिपल में सिंपल सेंटेंस बन गया है पार्टिसिपल। सीइंग अ लायन, इस पार्ट में पहले में सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता, सब्जेक्ट तो कॉमन हो जाता। ये इसका भी है, इसका भी। मैथ में कॉमन लेते हैं ना, यहाँ भी कॉमन ले लिया करो, ठीक है ना। सीइंग अ लायन ही रैन अवे विद फियर, ठीक है ना। अब देखिए हम कह रहे थे एक छोटी सी डिफिनेशन है जिसे आप नहीं समझ पा रहे थे। मैंने कहा था पार्टिसिपल में केवल एक फिनिट वर्ब होती, अगर दूसरी फिनिट वर्ब प्रयोग हुई तो वो सिंपल सेंटेंस नहीं होगा, या कह दीजिए कि आपका सिंपल सेंटेंस गलत। अब यहां पर दो वर्ब थे जो फिनिट थी, एक सा दूसरा रैन, जो सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग की गई थी, या आवश्यकता पड़ने पर इनमें परिवर्तन भी किया जा सकता था। टेंस का भी फर्क पड़ता है और सब्जेक्ट का भी फर्क उस पर इफेक्ट पड़ता है बच्चों। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फिनिट वर्ब कहते हैं। लेकिन ये सीइंग जो है ये नॉन फाइनाइट हो, इस पर किसी टेंस या कर्ता का कोई भी प्रभाव इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, अब देखो केवल इस सेंटेंस में केवल ये फिनिट वर्ब है, या जिसे आप फाइनाइट वर्ब कहते हैं, वो केवल रैन है। दूसरी वर्ब थी उसको हमने क्या कर दिया? नॉन फाइनाइट। और विधि कौन सी थी? पार्टिसिपल, ठीक है ना। ये समझ में आया? अभी नहीं समझ में आया, फिर देखिए, आई वाज हंग्री, आई वाज हंग्री। ओके, दूसरा सेंटेंस, आई टुक माई फूड। ओके, ये सेंटेंस मिला हमें, और हमें ये था कि कहा गया, ब्रैकेट में लिख के आता है एग्जाम में, कि सिंपल सेंटेंस आपको बनाना। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए पहली कंडीशन मैंने बताई कि पार्टिसिपल यूज बेटा तभी करते हो जब दो या दो से अधिक सेंटेंसेस का सब्जेक्ट सेम होता है। अगर बच्चों सब्जेक्ट भिन्न भिन्न हो जाए तो पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होता है। अब देखिए पहली कंडीशन हम देखेंगे बेटा। पहली कंडीशन क्या है? दोनों का सब्जेक्ट देखो एक है, हाँ तो सब्जेक्ट तो एक है, पार्टिसिपल यूज हो सकता है। भूखा होना और भोजन का लेना। अच्छा, खाना तब खाते हो जब आपकी भूख मर जाती है। पहला कार्य
मैंने कहा दो साथ साथ कार्य इसमें होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों साथ साथ, का मतलब दूसरा कार्य, पहला कार्य समाप्त होने से पहले प्रारंभ हो जाए। समझ रहे हैं ना? यानी एक पॉइंट पर ऐसा हो कि दोनों कार्य चल रहे। अगर पहला कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाए और इसके बाद दूसरा किया जाए तो वो तो परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाए। समझ रहे हैं ना? दोनों के बीच में गैप नहीं होने चाहिए। जो दो कार्य हो रहे हैं, दो फिनिट वर्ब में, उन जो क्रियाएं हो रही हैं उनके बीच में गैप नहीं होना चाहिए। पहला समाप्त ना हो दूसरा चालू हो जाए, ये साथ साथ का मतलब है। ठीक है ना? फास्ट एक्शन होना चाहिए, स्लो एक्शन में गैप हो जाएगा, दोनों के बीच में अंतराल हो जाएगा और गैप हो जाएगा तो फिर परफेक्ट पार्टिसिपल आपको यूज करना पड़ेगा। तो बच्चों इसको चेंज करिए तो ये क्या हो जाएगा? वाजिंग। नो, मैंने बताया कि बी आईएनजी का प्रयोग किस में करते हैं? बेस फॉर्म में करते हैं। तो वाज क्या है बच्चों? कई बार बताया होगा, अभी एक्टिव पैसिव पढ़ाया ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें बताया होगा। तो बी के दो फॉर्म होते हैं, B1 और B2। B1 की वैल्यू क्या होती है? एस, एम और आ, और B2 की वैल्यू होती वाज और वर। ओके, अब यहां पर ये बी का ही तो फॉर्म है वाज, तो यहां पर ये वाज क्या हो जाएगा? बीइंग हो जाएगा। बीइंग हंग्री, सब बीइंग हंग्री। ठीक है, बीइंग हंग्री कॉमा कर दीजिए, सब्जेक्ट मैंने कॉमन ले लिया, अब यहां पर सब्जेक्ट लिखो, आई टुक माई फूड। ओके, ये क्लियर है? अभी नहीं, अभी कुछ मन में डाउट्स हैं कुछ लोगों के, तो उन डाउट को क्लियर करना ही मेरी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी and try to remove the doubts of your mind. I hope you have noted it. Next example देखिए, एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा बेटा? थर्ड। हमने कहा शीला was tired of reading, थक गई पढ़ते पढ़ते। दूसरा सेंटेंस हमें मिला था इसमें, शी वेंट टू बेड। ठीक है, बेचारी थक गई, अब वो बिस्तर पे चली गई। और बिस्तर पे क्यों गई बच्चों? रेस्ट लेने के लिए। ओके, शी वेंट टू बेड टू टेक रेस्ट। कंप्लीट कर दो। अब इन दोनों वाक्यों को जोड़ के हमें एक, इसको आप नाम, चलो ये आपने दिया ए, इसको कर लेते हैं और इसको हम करते हैं बी। एग्जाम्पल नंबर था ये थर्ड। ठीक है, अब पहला कार्य क्या है? थकना, और थकने के कारण ही वो बिस्तर पे गए। सब्जेक्ट देखो दोनों का एक ही है, यानी पार्टिसिपल यूज हो सकता है। अब देखो कॉमा, तो हम क्या करेंगे? वाज को बीइंग टायर्ड ऑफ
रीडिंग। एक सेंटेंस खत्म हुआ। अब यहाँ पर ये सेंटेंस नहीं है, ये क्या है, इसे क्लास कह सकते हैं। ठीक है, अब सब्जेक्ट लेंगे। सी किसके लिए यूज किया गया? सब्जेक्ट क्या है? शीला है, तो शीला लिख देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे? अब एक तो बदल चुके हो, नॉन फाइनाइट कर चुके हो, अर्थात पार्टिसिपल बदल चुके हो, तो दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं हो। शीला वेंट टू बेड टू टेक रेस्ट। ओके, ये क्लियर है। चौथा इसी तरह एग्जाम्पल आप लीजिए, टर्न टू द राइट, you will reach कहाँ पहुंचना चाहते हो? किदवई नगर। अब देखिए, हमें देखना है कि ये पार्टिसिपल द्वारा सेंटेंस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा। दोनों का सब्जेक्ट एक होना चाहिए, तो दोनों का सब्जेक्ट एक है। हाँ, एक है। ये इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें यू साइलेंट है, सब्जेक्ट छिपा हुआ है। इसका भी यू है, इसका भी यू। तो आप इसको जो पहले कार्य हुआ हो उसको आप पार्टिसिपल में बदल दीजिए, तो क्या बनेगा? टर्निंग टू द राइट, ओके, कमा, you will reach कहाँ? किदवई नगर। ओके, टर्निंग टू द राइट यू विल रीच किदवई नगर, ये हो गया। ठीक है, कभी कभी बच्चों पार्टिसिपल का संबंध ऑब्जेक्ट से होता, सब्जेक्ट से नहीं होता। पार्टिसिपल जो जानते हैं ना, वह है वर्ब जो वर्ब तथा एडजेक्टिव दोनों का कार्य। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टिसिपल का संबंध सब्जेक्ट से ना होकर के ऑब्जेक्ट से होता है। ऐसी स्थिति में पार्टिसिपल को ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल ये नोट कर लो बेटा, और अगला एग्जाम्पल हम देते हैं। अगला एग्जाम्पल आप देंगे, आ funny fox saw some grapes। ओके, दूसरा सेंटेंस मिला, they were hanging in a vine। सेंटेंस नोट करिए, they were hanging from a vine। इस जगह पर, इनकी जगह पर अलग फ्रॉम कर लीजिए, फ्रॉम a vine। ओके, a funny fox saw some grapes, they were hanging from a vine। अब इसको बनाना है तो विशेषता किसकी बताई जा रही? ग्रेप्स, ना कि फॉक्स।
फॉक्स की तो फनी फॉक्स ऑलरेडी लगा हुआ। दूसरे सेंटेंस में किसकी विशेषता बताई जा रही है? संबंध ऑब्जेक्ट से है, ग्रेप से। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि आप लोग ये रट लेते हैं कि पहला ही वाला ही चेंज करना, तो ऐसा नहीं है। आ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स। ओके, कॉमा कर दीजिए। तो ग्रेप, अ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। ओके, तो क्या सेंटेंस बना? अ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन। अब क्लियर हो गया? ओके, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने पढ़ ली। प्रेजेंट पार्टिसिपल आपने पढ़ा। नेक्स्ट डे, इट मीन्स टुमारो, आई विल टेल यू पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।